नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बजट 2023-24। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का यह बजट और बजट से उम्मीदें काफी हैं, होनी भी चाहिए क्योंकि उनके होर्डिंग्स भी बहुत कुछ कहते हैं, राहत, बढ़त और बचत। इस बात को लेकर के तो जब राहत की बात आती है, बचत की आती है और बढ़त की आती है तो जो जिस वर्ग से ताल्लुक रखता है उसकी अपेक्षाएं भी वैसे ही चढ़ जाती हैं। हमारे साथ इस पैनल में राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब है, सोशल वर्कर चारू गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और प्रदेश में जिलों की मांग तो लंबे समय से उठ रही है, लेकिन हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं। ये भी इनका संघर्ष समिति बनी हुई है, कुचामन को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। हम सबको नहीं बैठा सकते, लेकिन ऐसे करीब 2 दर्जन जगह है जहां पे जिला बनाने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री इस बार क्या राहत देते हैं जिला बनाने में, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। मैं इस बीच एक बात कहना चाहूंगा, कुछ फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कि बजट के दरमियान आपको थोड़ा सा अखर रहा हो कि ये क्यों, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि प्रदेश इन तस्वीरों को देखना नहीं चाहता है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, सरेआम किसी के मार देना, गोली मार देना, गैंगवार, ये प्रदेश नहीं देखना चाहता। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको ताकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुख्यमंत्री जी बेहतर व्यवस्था करें। पिछले दिनों खुद ने भी कहा कि पुलिस की सख्ती होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए ताकि मनोबल आम जन का भी बढ़े और खुद का भी बढ़े। तो जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं, बजट में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए बहुत कुछ देखा इस बार प्रदेश ने और मुख्यमंत्री खुद भी काफी सजग रहे, बैठकें भी ली, अधिकारियों को जहां कुछ कहना था वो किया भी। तो या कुछ सिस्टम की खामी है या फिर अभी कुछ और करने की जरूरत है? देखिए योगेंद्र जी, पुराने समय से जो सिस्टम चला आ रहा है, अब साइबर अपराध और जो चैनल्स के माध्यम से जो अन्य जो सिस्टम पैदा हो गए हैं अब अपराध के करने के लिए, उन सिस्टम्स के समय के अनुसार ये पुलिस अब काम नहीं कर पा रही। ये जो तरीके थे ये सब पुराने पड़ गए। अब उन नए तरीकों के हिसाब से ट्रेनिंग भी चालू होनी चाहिए और अपराधियों का जो ब्यौरा है, अपराधियों का रिकॉर्ड है, वो भी संधारित होना चाहिए। ये हमारे पास नहीं होने से ही इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं जो पिछले आपने साल भर में देखे हैं। जैसे गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर रेवेन्यू मांग रहे हैं और अपहरण हो रहे हैं, डकैतियां हो गई हैं। लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए राजनीतिक दलों को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ और नागरिकों के जो नुमाइंदे हैं, जो इस संबंध में एक्सपर्ट हैं, जो समझते हैं कि ये इन परिवर्तन होना चाहिए, उसको लेकर के सरकार को बैठना चाहिए। अब देखिए ट्रेनिंग के अंदर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी हो गई है, जोधपुर में खुल गई, लेकिन अब उस ट्रेनिंग उसका क्या ही उपयोग है? हमारे यहाँ क्या होता है, इन ट्रेनिंग सेंटरों पर उन व्यक्तियों को लगाया जाता है जिनकी शिकायत होती है, जो नकारा है। अब जैसे मैं 2 बार मुझे ट्रेनिंग सेंटर आरपीएम में लगाया गया, इसलिए कि मुझे पसंद नहीं कर रहे थे कि जिले में रहे, मुझे आरपीएम में टिका दिया। वो तो ठीक है कि मेरी इच्छा ये होती थी कि मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं पढ़ाने में अच्छा इंटरेस्टेड था। लेकिन आप देखिए कि जो नकारा और निकम्मे लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए भेजते हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो बेईमान है। तो मुझे बताइए वो कैसे सिखाएंगे वहां? इसलिए ट्रेनिंग में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। उसमें जो व्यक्ति काम करते हैं उनको 50% ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। दूसरा, उनको इंडिया लेवल पे उनका सिलेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी जाए और उनका सिलेक्शन करे और उनको अच्छे वेतन और अच्छे संसाधन देने के बाद उनको ट्रेनिंग सेंटरों में लगाया जाए। ये जितना कचरा लगा हुआ है ये हटा देना चाहिए तुरंत। तीसरी बात है कि संख्या, पुलिस के अंदर क्या है, वही ढोल, वही पात, वही बजाने के ड्रम, वही सब चलता आ रहा है। ये नहीं है कि जहां जहां कोटा बढ़ गया है उसके हिसाब से हमारे पुलिस के अंदर भी भर्तियां की जाएं। आप देखिए, भर्तियां तो छोड़, जो प्रमोशन की जो लिस्टें हैं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, एएसआई, थानेदार, वो सब पेंडिंग पड़ी हुई है। कोई कोर्ट में अटक रही है तो कोई कहां अटक रही है, कोई ये अटका देते हैं। और उससे क्या हो रहा है, समय पे प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं। समय पे जब प्रमोशन नहीं होते हैं, 15-15 साल तक एक सिपाही, एक हेड कांस्टेबल, एक थानेदार उसी पोस्ट पर टिका रहता है। तो उसका काम करने के तरीके में उसको बड़ा बुरा लगता है, वो तब परेशान रहता है। तीसरी बात यह है कि साइबर अपराध, आपको मैं बताऊं कि जितने आईपीसी और एक्ट के ऑफेंसेस हो रहे हैं
उतने ही ऑफेंसेस साइबर के हो रहे हैं, लेकिन उनका इंद्राज थानों में उस कदर से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा संख्या होने के बाद हमारे यहाँ उसकी मॉनिटरिंग की कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ थाने के अंदर साइबर अपराध जैसे कोई आता है ना कि मेरे 1 लाख रुपए निकल गया, वैसे थाने वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि अब ये मुकदमा दर्ज कराएगा, और मुकदमा दर्ज कराने के अनुसार अनुसंधान में तो बहुत टाइम लगता है, आईपी एड्रेस लेना, आईडी लेना, फलाना लेना, और ये हमारे पास संसाधन है ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि साइबर अपराध के लिए अलग से निर्वाचन होना चाहिए। निर्वाचन माने नियुक्तियां होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और एक एक थाने में कम से कम कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक। बिल्कुल, आप जोशी साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को कि भरतपुर अलवर में ही जामताड़ा बनता जा रहा है, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि हर थाने में एक साइबर सेल या जिले में इंपॉर्टेंट साइबर सेल का गठन किया जा सकता है। दूसरा, आजकल संगठित गिरोह की तरह ऑनलाइन पैसे मांगना, ये करना, वो करना, उसका लगता है कि पीएचक्यू में, क्योंकि राज्य मंत्री कह चुके हैं कि एसओजी का कोई असर नहीं है, तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री, खुद गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने जो एक्सरसाइज की है कानून व्यवस्था को लेकर के, और वो बड़े चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए बजट में। नफरी बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो कि एफआईआर दर्ज के लिए कहा जाता है कि 100% होती है या 80%, जो भी आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन अभी भी पब्लिक का ये मानना है कि थाने में एक परिवार लेने के बाद में भी जो जांच होनी चाहिए उसको पता ही नहीं लग पाता कि मेरी एफआईआर का हुआ क्या। तो चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। जितेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। करीब 2 दर्जन तहसीलों से, बड़े कस्बों से लोग आंदोलन की राह पर, हमें जिला मिलना चाहिए। मैं पहले तो ये मानना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका उद्देश्य होगा वही दूसरे जो आंदोलनकारी हैं उनका होगा। आखिर वजह क्या है, क्यों जिला बनाया जाना चाहिए? देखिए, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसको सेंट्रलाइज करके क्लोज मॉनिटरिंग के लिए जिले बनाना और बढ़ाना जरूरी है। जो भी देखें तो जो अदर स्टेट है, आप यूपी ले लें, हरियाणा ले लें, हमारे भारत के और स्टेट हैं, उनमें हमारे राजस्थान के बनिस्बत काफ़ी भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वहाँ बहुत छोटे छोटे भौगोलिक आकार के ज़िले हैं। राजस्थान में ये काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। 2018 के बाद में प्रतापगढ़ जिला बनने के बाद में दूसरा कोई न प्रस्ताव आया, न प्रस्ताव पे गंभीरता से विचार किया गया। अभी ये बार बार अखबारों में रामलाल लुबाया जी की कमेटी ने, पहले परमेश्वर सेन जी की जो कमेटी थी, उनके रिकमेंडेशन के बाद में रामलाल जी कमेटी गठित हुई, और उनमें हर व्यक्ति के हर जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी अपनी डिमांड रखी कि हमारे यहाँ जिले, लेकिन जो वास्तविक रूप में है, जैसे हम लोग कुचामन से जुड़े हुए हैं, और कुचामन को जो जिला बनाने के लिए है, हमारी मांग काफ़ी लंबे समय से है, और इसमें कुछ रीजन ऐसे भी रहे हैं कि कुछ पिछले जो जनप्रतिनिधि उन्होंने अपनी पूरी भूमिका अदा नहीं की। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की आलोचना नहीं करके मैं कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ जिला बनाने के लिए यहाँ विधानसभा पे 2017 में धरना भी दिया, हमने अपनी मांग भी पहुँचाई, और हमारी जायज़ मांग ये थी कि जो नागौर है, नागौर में आप देखिए कि जयपुर जिले से गुड्डा जो है, और वहाँ से नागौर उसका जो है इतनी दूरी हो जाती है कि वहाँ छोटे मोटे काम के लिए पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हमारे ये ध्येय था कि मकराना, नावा, कुचामन और परबतसर को जोड़ के इसको एक यहाँ सेंटर प्लेस बना के और एक नया जिला बनाया जाए। और उसमें कुचामन में चूँकि वहाँ आबादी घनत्व है, जो कस्बा है वो बड़ा घनत्व कस्बा है, और बाहर यदि इसका जो बाहर काफ़ी सरकारी लैंड भी है, और इसमें तो वहाँ ज़िले के जो जितने ऑफिसेज हैं वहाँ हमारे जो अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, महेंद्र चौधरी जो अभी मुख्य सचेतक भी हैं, उनका भी काफ़ी रोल रहा है, कुचामन को डेवलप कराने में काफ़ी रोल रहा है। लेकिन पिछले टाइम में कुछ क्लैश ऐसा भी रहा कि लोगों की डिमांड रही कि डीडवाना को जिला बनाया जाए या ऐसी कुछ। क्योंकि नागौर में देखिए, मकराना की अलग डिमांड है, डीडवाना की अलग डिमांड है, कुचामन की अलग है, बीच बीच में परबतसर की भी आवाज उठती है कि परबतसर को जिला बना दिया जाए। तो बड़ा वो है, हर तहसील में जैसे लगता है कि आबादी ज्यादा है तो एक जिला बनाया जाना चाहिए। लेकिन यूं क्या चर्चा है कि आप लोगों की कोई कहीं से कुछ आश्वासन मिला है कि हाँ जिले बनाए जा सकते हैं इस बार? देखिए, बिल्कुल हाँ, हम अपने जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में हैं,
जो आप बता रहे हैं जैसे कि परबतसर का और मकराना का जो है वहाँ तो चूंकि पहले कभी किसी ने जनप्रतिनिधि ने कोई बात किसी प्लेटफॉर्म पे कही होगी, लेकिन ऐसी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। और कुचामन का तो ऐसा है कि कुचामन तो इन सबसे बहुत ही अच्छा अप्रोप्रिएट जगह है, क्योंकि चारों ओर से जो डिस्टेंस बनती है वो सेंटर प्लेस कुचामन ही है। और हमें उम्मीद है कि इस बजट के अंदर जो जिलों की घोषणा होगी उसमें पहला जिला हमारा कुचामन ही होगा, या समझिए कि साथ साथ बालोतरा है या और जो डिमांड है वो होगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कुचामन जिला बनेगा। जी चलिए, भरोसे पे ही और उम्मीदों पे ही दुनिया टिकी हुई है, लेकिन जादूगर जी के पिटारे से निकलेगा क्या, ये तो जब हम बजट देखेंगे तभी पता लग पाएगा। हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं। चारू जी हमारे साथ में हैं। चारू जी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध भी एक बड़ी चिंता की बात है। सखी योजना शुरू की गई, कुछ अनाउंसमेंट पहले भी हुए थे। क्या लगता है कि सरकार को खासकर सुरक्षा की दृष्टि से या महिलाओं से जो जुड़े जो इश्यूज हैं, पहले था कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप किया जाना चाहिए, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पे या बच्चा छोटा है, हालांकि उसको लीव मिलती हैं उस दौरान, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव का भी अभी प्रोविजन कर दिया गया है। तो क्या ऐसी चीजें और होनी चाहिए जिससे लगता हो कि ये अनाउंसमेंट हो, या फिर ये जो ऑलरेडी चल रहा है इसमें कहीं कमी है तो उसे दुरुस्त करके आगे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, यूँ तो राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं, चाहे वो वुमेन हेल्पलाइन हो, चाहे वो सखी मित्र हो, चाहे वो अपराजिता सेंटर हो, या पुलिस हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, निर्भया स्क्वाड भी बनाई गई हैं ताकि राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहें। लेकिन इन सब के बावजूद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जैसे कि अभी योगेंद्र जी ने बताया कि अगर पुलिस स्टाफ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ मैन पावर की कमी है, आधुनिक यंत्रों की वहाँ कमी है, जिसकी वजह से पुलिस लाचार हो जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर, और उसके अंदर बहुत टाइम लगता है और न्याय नहीं मिल पाता, जस्टिस नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें भी महिला अपराध हो या जो संगठित अपराध या सब एक जनमानस के साथ जो अपराध है, ये उनसे जुड़े हुए अपराध हैं। इन सबको करने के लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा मत दिया जाए, बजट के अंदर अच्छे प्रावधान किए जाएं, और हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको दुरुस्त किया जाए। योगेंद्र जी, मैं कल भी महेश नगर की तरफ से निकली तो दिन के 3 बजे कम से कम 15 लड़के आपस में भरे बाजार के अंदर सरियों से और लकड़ी से एक दूसरे को मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। पब्लिक देख रही थी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी, और कम से कम 5-7 मिनट का वो दृश्य चल रहा होगा, लेकिन वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी, क्योंकि आज जनमानस भी इन सब चीज़ों की कार्रवाई करने से डरता है। बिल्कुल, कि जो फ़ोन करेगा उसी को ही आगे जवाब देना पड़ेगा, कल को वो गुंडे वापस उनको उसके ऊपर अपराध ना करें। तो इस तरह का असुरक्षा का वातावरण हमारे साथ है। लेकिन महिलाएं जो अभी बेसिक चाहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट ने या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ ने उनको राहत दी है, लेकिन फिर भी जो महिलाओं के साथ बेसिक समस्या आती है वो तो आवागमन के साधनों की कमी। हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचर है। इस व्यवस्था पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रोडवेज की बसों में बढ़ोतरी के साथ साथ महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा हो, ताकि वे कहीं भी अपना काम के कारण जहाँ भी या स्टडी के कारण जहाँ भी आना जाना चाहे तो वो अपना काम कर सके। और हमारा जो इसी से ही मेरा ये मानना है कि जो हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। बिल्कुल जोशी साहब सही कह रहे हैं। वही बात आती है कानून व्यवस्था को लेकर के। योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, गवर्नमेंट बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे पहले तो आपको नहीं लगता है कि हालांकि बजट का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन पोस्टिंग्स में मेरिट्स को आधार बनाया जाना चाहिए। दूसरा, एक रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के मैं जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो लंबे समय तक ट्रैफिक में भी सेवाएं दी है। सरकार को इसके ब्लैक पॉइंट्स जो हैं उनको तो आइडेंटिफाई करने की हर बार कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और एक जो कमेटी आप लोगों की बनी हुई है अलग अलग हाईवे पे और जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहाँ पे लगता है कि साल भर के अंदर 15-20 से लेकर के 30-40-50 तक एक्सीडेंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को ब्लैक पॉइंट्स जिनको आप लोग बताते हैं। क्या ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए, या फिर नफरी एक इशू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़े तभी चीजें रुकेंगे, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए? योगेंद्र जी, एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड इंजीनियरिंग से होते हैं, कानून की अवहेलना करने से होते हैं।
प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम है उसको नहीं लगाने से होते हैं, चिन्ह समय पे सही जगह नहीं लगाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से हो जाता है। आपने देखा अपने जेडीए सर्कल के ऊपर लगातार 3-4 एक्सीडेंट हुए, कुछ ही उसके बाद में उस चौराहे को सुधारा गया। मैं ये कह रहा हूँ अब जैसे ये एक नया सेतु बनाया है इन्होंने, भारत जोड़ो सेतु, वहां भी देखिए आगे जाकर के इन्होंने उस जो बीच में सड़क में जो डिवाइडर बना हुआ उसको आगे बढ़ाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी रोड इंजीनियरिंग में काम करने वाले जो जेडीए और नगर निगम के कर्मचारी हैं, ये वो पुराने डर्रे से चले हुए हैं। इनको नए तरीके के नए इजाद करके नए प्रोग्राम्स ला करके पब्लिक को कैसे अवेयर करने हैं, उनके लिए कोई सिस्टम इनके पास है ही नहीं। अब आप देखिए वही पुराना लाइटिंग का सिस्टम चल रहा है, वही ट्रैफिक के कांस्टेबल वगैरह छाया में बैठे रहते हैं और ट्रैफिक अपने आप अपनी मंद गति से चलता रहता है और उसमें बदमाश तेज गति से निकलने वाले कट मारते हुए निकल जाते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं करती, देखती रह जाती है। मैं ये कह रहा हूँ इस सिस्टम को सुधारने के लिए समय के साथ में टेक्नोलॉजी जो नहीं बदल भी गई है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ रोड सेफ्टी का एक सिस्टम बना हुआ है, जेडीए उसके अंदर वर्क करता है, अन्य संस्थाओं को भी उसमें जोड़ रखा है, लेकिन वही ढाक के 3 पात वही सड़क सुरक्षा सप्ताह कर लेंगे, नाच गाना और कोने के ऊपर कोई नाटक मंडली कर लेंगे और जेडीए से वो पैसा प्राप्त कर लेते हैं। और इसी प्रकार से पुलिस भी जो है स्लोगनबाजी कर आकर 5-7 दिन में अपने ठिकाने में चौराहे बैठ करके वो टैक्सियों के बाहर के नंबरों की वो कटिंग करना चालू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आम नागरिक को परेशान न करें और जो ये विभाग बने हुए हैं, पुलिस विभाग तो अपना काम करे, ट्रांसपोर्ट विभाग अपना काम करे, आबकारी विभाग अपना काम करे, फॉरेस्ट विभाग अपना काम करे, जेडीए नगर निगम अपना काम करे। हर पछड़े में पुलिस जहाँ चाहे जहाँ पुलिस को घुसा देते हैं। अरे भाई पुलिस का जो काम है वो पुलिस को करने दो ना आप। अब आप देखिए, एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि कानून एक वीकली ऑफ का अभी उमेश मिश्रा साहब डीजी बने हैं, उसके बाद से कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट में चल रहा है। क्या लगता है आपको कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों के लिए फोर्स का डिवीजन करना चाहिए? देखो योगेंद्र जी, ये था पहले एपी सीपी आईबी 3 सेक्शन थे पुलिस के। फिर एक कलाकार आए पुलिस के बड़े अफसर, उन्होंने कहा कि नहीं सबको एक में मिला दो। अब बताइए आरएसी में काम करने वाला एक इंस्पेक्टर डीवाईएसपी बन के सिविल पुलिस में जाता है और वो थानों को कंट्रोल कर रहा है। योगेंद्र जी, ये है वर्तमान में स्थिति। इंटेलिजेंस ब्रांच का एक इंस्पेक्टर जब आरपीएस बन गया तो वो थानों के अंदर वो चौधराट कर रहा है। उसको यही पता नहीं है एफआईआर क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है। ये इन्होंने क्या किया, वो घपलेबाजी कर दी। अच्छा, जो सिविल पुलिस का इंस्पेक्टर है उसको आरआई टिका दिया। अरे भाई आप कर क्या रहे हो? जो जिस चीज का एक्सपर्ट ही नहीं उसको उसे उस जगह जा लगा रहे हैं। तो क्या है, ये चीजें अपना अपना काम करने के लिए ये अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए और उसके लिए वो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उनको उस एक्सपर्टाइजेशन को कंप्लीट करना। अब जैसे नेताओं की सुरक्षा, अब इसमें चाहे जिसको लगा देते हैं। अरे भाई नेताओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग हो, वो विशेष प्रकार के कांस्टेबल हो, उनकी संख्या उन राजनीतिक दलों की सुरक्षा को देखते हुए उनकी संख्या अलग हो, ये सब उनको करना चाहिए। अब ये तो वो करते नहीं है और सारी की सारी समाज और परिवार। मैं समय बहुत कम है हमारे पास में क्योंकि 2 गेस्ट हो लेने, मैं तो आपसे 30 सेकंड में जानना चाहूंगा कि होना क्या चाहिए बजट में, किस तरह से फोकस करे गवर्नमेंट? देखिए बजट में ये करना चाहिए कि एक तो संख्या बढ़ाएं, जो पुलिस की संख्या है, जितना आप काम लेते हैं, जितना आपके काम है, जितना आपके काम है उसी प्रकार से अपन नौकर चाकर लेते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में जितना काम है, जितना पुलिस से आप काम लेना चाहते हैं, उसकी संख्या में पुलिस होनी चाहिए। दूसरा, संसाधन नहीं है इनके पास गाड़ियां नहीं है, हर थाने में 1-1 गाड़ी है और ऊपर वाले अधिकारी 3-3 गाड़ियां रखते हैं। अरे भाई थाने में कम से कम 2 गाड़ियां होने, मौके पे तो गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है। एक सूचना प्राप्त होती है, दूसरी प्राप्त हो जाती है, तो जाए कहां आदमी दौड़ करके। इसीलिए सारे संसाधन एकत्र होने चाहिए, पुलिस की नफरी बढ़नी चाहिए, प्रमोशन पोस्टिंग्स होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और अगर ये आवश्यकता इनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो इस प्रकार की परेशानियां रहेंगी। सर, मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। तो जिलों की मांग को लेकर के अभी ये माना जा सकता है कि वर्क प्रेशर जो है तहसीलों में या जिले के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो एक कारण है, या इससे कुछ स्थितियां बदल पाएंगी? नहीं, निश्चित रूप से स्थिति बदल पाएगी। क्या देखिए, जैसे हम लोग भी जिस एक मॉडल है कि हमारा कुचामन आज तहसील है,
वहाँ अब एडीएम भी बैठने लगे हैं। तो जो व्यक्ति का जहाँ मान लो एसडीएम कोर्ट से कोई अपील है या एसडीएम का दायरा जहाँ नहीं है वहाँ से एडीएम तक जाना पड़ता है। तो अब ये यदि ये नीचे तक आएगा प्रशासन तो निश्चित रूप से उन छोटे छोटे जगह पे कंट्रोलिंग बड़ा अच्छे, जैसे साहब ने भी कहा है कि कंट्रोलिंग बड़ा क्लोज मॉनिटरिंग हो। क्लोज मॉनिटरिंग तभी होगी जब नफरी बढ़ेगी। तो यह भी सिविल में भी यही है। सिविल में भी जब कलेक्टर आप देखिए वहां बैठेगा तो अपने आज सरकार ने निर्धारित कर रखे कि नहीं, लेकिन ये लगता है कि डिमांड इतने जिलों की बनाई जाने की है तो सरकार को ये लगता है कि हम किसको बनाए और किसको नहीं हाँ, सरकार ये औचित्य तो खैर जरूर देखेगी और कमेटी ने भी रिकमेंड करने से पहले देखा ही कहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि एक सीट पे किसी को खुश करने के चक्कर में 20 सीटों में लोग नाराज हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हालांकि रहता है, यही रहता है कि आज मैं ये भी चल रहा है कि कुछ अमन होगा तो डीडवाना नाराज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां से भी यूनुस खान जी पहले थे, उनका भी सेटिस्फेक्शन है कि उनका नागौर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ये जैसे बालोतरा की है तो वो इतने डिस्टेंस पे है, आज आम आदमी को जाना पड़ता है कि वो अपना काम करा नहीं पड़ता पूरे जीवन में। राजस्व संबंधी काम तो मैन है, किसान वर्ग का मैन है, और सरकार को चाहिए कि ऐसी मांग इस बजट में ही पूरी करे ताकि आम आदमी को राहत बिल्कुल। मिल सके। चलिए, समय कम है, मैं चारू जी के पास में जाना चाहूंगा। चारू जी, बात वहीं आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, नफरी बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ सेंटर्स को बढ़ाए जाने की बात उठ सकती है इसमें, या कहूं कि गवर्नमेंट उस ओर ध्यान दे सकती है। दूसरा, एक हेल्प डेस्क की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए अलग से डेस्क को नाइट में बुला करके उनसे पूछताछ नहीं हो। लेकिन बात नफरी की आती है, अगर आप किसी थाने में जाएंगे, आपका तो जानना होता रहता है, 2-3 कांस्टेबल मिलती हैं, तो उस रेसो में बढ़ाया भी जाना चाहिए क्यों अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति। बिल्कुल, नफरी तो बढ़ाई जानी चाहिए। महिला कांस्टेबलों की संख्या बहुत कम है, तो उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी योगेंद्र जी, सरकार पिछले बजटों के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण योजना लेकर आई थी, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति स्कीम थी। लेकिन वो स्कीम अभी तक नीचे तबके में या उड़ान जैसी योजना है, वो उसका पूरा लाभ महिलाओं को नहीं मिला। उसका कारण ये है कि विभाग की योजना को क्रियान्वित करने वाले साथिन, सुपरवाइजर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन सब जो मैन पावर है, इन सब की बहुत कमी है। और जब तक ये सब पूरे नहीं होंगे, जब तक इनकी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं होगी, तब तक इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा। दूसरा, कई बार ये डिमांड आई है कि साथन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि ये महिलाओं से जुड़ती है, महिलाओं को सारी चीज़ें समझाती है और इन योजनाओं को असली जामा यही पहनाती है। तो इनकी जो है मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए और एनजीओस को सहभागिता के साथ महिलाओं को सुरक्षा, उनका स्वावलंबन, रोजगार, ये योजनाएं जन जन तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं और बनी हुई भी हैं, लेकिन आम जन तक एक तो अवेयरनेस और दूसरा उसका असर दिखना चाहिए कि हाँ, जिसके लिए जो योजना बनाई है उस तक पहुंच पा रही है, उसको उसका लाभ मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो घोषणाएं कितनी कर दीजिए। ये बजट थोड़ा सा अलग हट करके होगा क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है ये, और क्योंकि इसी साल चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि हर तबके, हर वर्ग को छुआ जाए, उसकी लंबे समय से जो डिमांड है उसे पूरी की जाए। देखिए, सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबकी मांगे पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार जो पिछले कुछ दिन से एक्सरसाइज कर रही है उससे तो यही लगता है कि ज्यादा जो स्लोगन भी है, राहत, बचत और बढ़त, उस पर काफी कुछ फोकस किया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।